हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का आखिरी और अंतिम भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी ने अपने आप को संभाल लिया था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगी थी। समय जाते देर नहीं लगती और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ पहुंचा। पूरे घर में एक अनकहा उत्सव पसरा था। रिश्तेदारों की आवाजें, मेहमानों की चहचहाट और कहीं कहीं ढोलक की थाप, सब कुछ नंदिनी की शादी के दिन का ऐलान कर रहे थे। नंदिनी आईने के सामने बैठी थी। हल्की गुलाबी जोड़े में वो बेहद शांत लग रही थी। इतनी शांत कि जैसे किसी तूफान के बाद की निस्तब्धता हो। आज उसकी आंखों में न आंसू थे न हंसी, बस एक मौन स्वीकृति थी। भुआजी ने कमरे में झांका। बिटिया, बारात बस पहुंचने ही वाली है। सब इंतजार कर रहे हैं। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। भुआजी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। तभी केतकी अंदर आई। तैयार हो नंदू, तू तो परी लग रही है। नंदिनी ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हें देखकर याद आता है कि अब यहाँ सब तुम्हारे हवाले है। केतकी ने उसका हाथ थाम लिया। तू अब खुद को हवाले कर रही है किसी और की जिंदगी के नाम। सच्चे मन से जा रही है ना? हाँ केतकी, अब जो रास्ता चुना है उसमें पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश नहीं दिखी। नीचे मंडप सज चुका था। फूलों की महक और मंत्रों की ध्वनि माहौल को पवित्र बना रही थी। आकाश दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, जैसे किसी फिल्म का मूक दर्शक। उसने नंदिनी को मंडप की ओर आते हुए देखा। उसकी चाल में थमा हुआ दर्द था और मुस्कान में छुपा हुआ साहस। हर रस्म चलती रही जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हो और अब सिर्फ उसे निभा रहे हो। आकाश खामोश खड़ा रहा, बीच बीच में नजरें चुरा लेता। लेकिन जब अग्नि के 7 फेरे पूरे हुए और नंदिनी ने मांग में सिंदूर भरवाया, तब पहली बार आकाश की आंखें नम हुई। लेकिन फिर भी वो कुछ कह न सका। शायद उसे अब अपने अधिकार का कोई भ्रम नहीं था। जब विदाई का समय आया, नंदिनी ने एक बार मुड़कर पूरे घर को देखा। बुआजी की भीगी आंखें, प्रोफेसर साहब की भर्राई आवाज और आकाश की चुपचाप निगाहें। वो किसी से कुछ कहे बिना बस झुककर सबको प्रणाम कर चली गई। शादी के शोरगुल के बाद जैसे ही रात गहराई, सब अपने अपने कमरों में लौट गए। आकाश अकेला छत पर खड़ा था। चांदनी में उसकी परछाई भी टूटती हुई लग रही थी। उसने जेब से एक पुराना पन्ना निकाला। वही कविता जिसे उसने कभी नंदिनी के लिए लिखा था, लेकिन कभी उसे दिखा नहीं पाया। तू चली गई जैसे कोई धड़कन मेरी सांसों को अधूरा कर गई। न कुछ कहा न कुछ सुना, बस आंखों से अलविदा कर गई। उसने पन्ना फाड़ दिया और हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन कोई आवाज नहीं। शायद वो टूट चुका था लेकिन बिखरना नहीं चाहता था। दूसरी ओर हेमंत और राधा एक कोने में बैठे थे, दूर शोर से, नजरों से, रिश्तों की औपचारिकताओं से। तुम ठीक हो? हेमंत ने पूछा। राधा ने हल्का सा सिर हिलाया। अब समझ आता है कुछ रिश्ते बनने से पहले ही अधूरे रह जाते हैं। हेमंत ने उसकी ओर देखा। और कुछ अधूरे रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि हमें पूरा कर जाते हैं। राधा की आंखों में चमक थी लेकिन उसमें आत्मविश्वास की हल्की लो भी थी। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे भीतर का खालीपन कोई और भर सकता है? राधा ने धीमे से पूछा। हेमंत मुस्कुराया। शायद, और शायद उस खालीपन को कोई और नहीं, बस तुम्हारी खामोशी ही भर सकती है। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। न कोई वादा, न कोई इजहार, बस 2 टूटे हुए लोगों की एक समझ। वहीं दूसरी ओर सुजैन और सेम आंगन में खड़े केतकी का इंतजार कर रहे थे। केतकी जब आई तो सेम ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? केतकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सेम ने मजाक में कहा, अगर आपकी मुस्कान इसी तरह मिलती रही तो जरूर। सुजैन ने दोनों को देखते हुए कहा, अब जब सब कुछ बदल रहा है तो शायद इन दोनों को भी भगवान एक कर दे, मेरा शेम ठीक हो जाए। केतकी ने झेपते हुए शेम की ओर देखा। शेम ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा, केतकी, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी परवाह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, रोजी की तरह छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। वो मुझसे बिना बताए चली गई और इतने दिन हो गए मिलने भी नहीं आए।
केतकी शेम की बात पर चुप ही रही। केतकी की आंखें भर आई, लेकिन उसमें हिचक नहीं थी। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, पर एक अनजाना डर लग रहा है। वैसे मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वैसे जीते हुए देखना चाहती हूँ। केतकी की ये बात सुनकर सुजैन से रहा नहीं गया। वो उन दोनों के पास आ गई। सुजैन ने दोनों को गले लगाया, एक दोस्त की तरह जो चुपचाप एक नई कहानी की नींव रखता है। रात को प्रोफेसर साहब अकेले बैठे अपनी डायरी में लिख रहे थे। बच्चों के जीवन में जब समय फैसला करता है तो हमें पीछे हटना पड़ता है। आज नंदनी चली गई, लेकिन पीछे एक नई नंदनी छोड़ गई जो मजबूत है, साहसी है और सबसे अहम, अब किसी की मोहताज नहीं। शादी के 2 दिन बाद एक पत्र आकाश के नाम आया, वही चिट्ठी जिसे नंदनी ने विदाई से पहले छोड़ दिया था। मास्टर जी, ये पत्र कोई शिकायत नहीं, बस एक आखिरी संदेश है। आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी मिटा नहीं सकती, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें बंद करना जरूरी होता है ताकि नई किताब शुरू हो सके। मैं जानती हूँ हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं अब अपने लिए, अपनी पहचान के लिए जीना चाहती हूँ। शुक्रिया मुझे गिराकर ही सही उड़ना सिखाने के लिए। नंदनी। आकाश ने चिट्ठी पढ़ी और पहली बार मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान, लेकिन सच्ची। कहानी यही खत्म नहीं होती। राधा अब हेमंत की बातों को समझने लगी थी। सुजन के मन में भी एक उम्मीद अब सांस लेने लगी थी। अब वो आकाश के और करीब जाने की कोशिश करने लगी थी। नंदनी की चुपचाप विदाई ने सभी रिश्तों को जैसे आईना दिखा दिया था। फासले जो रह गए, शादी के कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन जैसे साल गुजर गए हो। नंदनी अब अपने नए घर, नए शहर में थी। एक सजी सवरी दुल्हन अपने नए घर में कुछ नए रिश्तों से घिरी हुई थी, लेकिन अनजानी दुनिया में। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ नया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कोई पुराना हिस्सा सांस लेता था। ससुराल वालों ने उसे खुले दिल से अपनाया था। पति भी एक सुलझा हुआ इंसान था, विनम्र, समझदार, लेकिन नंदनी के भीतर की खामोशी को पढ़ नहीं पाता था। वो सब कुछ करती, सुबह की पूजा, नाश्ते की तैयारी, बाहर के मेहमानों से मिलना, पर खुद से नहीं मिल पाती थी। शाम को छत पर बैठकर जब वो खाली आसमान को देखती तो लगता कोई नाम पुकार रहा हो। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन किसी से कह नहीं रही थी। यही घुटन उसने अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ससुराल के लोगों ने समझा कि माँ नहीं थी। अचानक से मायका छूटने से उसकी उदासी की असली वजह कोई समझ आया। धीरे धीरे उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहले थकावट, फिर उलझी सांसें, और एक दिन जब वो पूजा करते करते चक्कर खाकर गिर गई, तब घर वालों को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। जांच में आया, एक पुरानी बीमारी चुपचाप उसके शरीर में पल रही थी। डॉक्टर ने उसे पूछा, क्या कोई ऐसी बात जो तुम्हें मन ही मन परेशान कर रही है? नंदनी ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लंबा इलाज चलेगा, इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, इन्हें प्रकृति के नजदीक रखिए, तब ये जल्दी बेहतर होगी। लेकिन नंदनी ने बस एक ही बात कही, कृपया मेरे मायके में किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कोई मेरी तकलीफ को अपनी बेचैनी बना ले। दूसरी ओर वही पुराना घर अब थोड़ा सूना, थोड़ा बदला हुआ था। आकाश अब पहले से कम बोलता था। कॉलेज में भी वो कम बोलता, लेकिन पढ़ता अच्छे से था। अब वो बहुत मेहनत करने लगा था। उसे भी प्रोफेसर बनना है, पर वो बहुत शांत लेकिन गंभीर हो गया था। सुजैन से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए अब वो धीरे धीरे उसके आसपास ज्यादा रहने लगी थी। कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी किताबों की बातें करते हुए वो उसकी परछाई बन गई थी। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे सुजैन ने कहा, आकाश, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम लोग इसीलिए हमारी जिंदगी से जाते हैं ताकि कोई उसमें आ सके? आकाश ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कुछ लोग इसीलिए जाते हैं ताकि हम अकेले रहकर खुद को समझ सके। सुजैन थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारे पास रहूं तो क्या तुम खुद को फिर से समझना चाहोगे? आकाश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। केतकी अब पहले जैसे नहीं रही। वो अब ज्यादा हंसती थी, ज्यादा बोलती थी, लेकिन सैम के सामने आकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाती थी। सैम अब पहले से बेहतर था। डॉक्टरों ने भी कहा, भावनात्मक स्थिरता उसे तेजी से ठीक कर रही है।
एक दिन सेम अपने बगीचे में खड़ा अपने उन फूलों को देख रहा था जिसे उसने रोजी के लिए लगाया था। पूरा क्यारी फूलों से भर गई थी, पर अब उसे रोजी की जगह केतकी नजर आती थी। वो धीरे-धीरे काफी कुछ समझने भी लगा था। तभी केतकी वहां आई। नंदनी के जाने के बाद अब वो अक्सर सेम से मिलने आ जाती थी। खूबसूरत लिली के फूलों की क्यारी के बीच सेम और केतकी खड़े थे। केतकी आश्चर्य से उन सभी फूलों को देख रही थी और सेम केतकी को। तभी सेम ने कहा, केतकी, अगर मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? केतकी ने उसकी ओर देखा। उसके सवाल में मासूमियत थी, डर भी और उम्मीद भी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत सिर्फ अब महसूस हो रही है तो शायद तुम मुझे खोने के डर से बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम हर रोज मुझे साथ चाहो बिना किसी डर के, तब मैं साथ रहूंगी। सेम ने उसकी अंगुलियां थाम ली, जैसे कोई बच्चा अपने सबसे पसंदीदा खिलौने को अपने हाथों में थाम कर रखता है। नंदनी की बीमारी अब बढ़ रही थी। अब वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अपनी डायरी में हर दिन कुछ न कुछ लिखती थी, जैसे खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रही हो। आज भी मैंने तुम्हें याद किया मास्टर जी, पर अब कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी भी अब मुझे मेरी तरह लगती है, मजबूरी से भरी लेकिन सच्ची। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, क्या मैं कुछ दिन मायके जा सकती हूँ? बस कुछ दिनों के लिए, एकांत में। सास ने सहमति दे दी। डॉक्टर ने उसे खुश रहने के लिए कहा था, इसीलिए उसके पति ने भी टोका टाकी नहीं की। उन्हें भी लगा कि क्या पता अपने मायके जाकर वो फिर से पहले जैसी हो जाए। और फिर नंदनी चली गई, अपने पिता के घर नहीं बल्कि एक पहाड़ी गांव में, जहां हवा भी धीमे बहती थी। चारों तरफ हरियाली बिखरी पड़ी थी। उसने वहां उसने एक छोटी सी कॉटेज ली। हर सुबह सूरज को देखती, जैसे उसे कह रही हो, मुझे थोड़ा और जीने दो। इधर आकाश को नंदनी की बीमारी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक अजीब बेचैनी उसे घेरने लगी थी। रात को नींद कम हो गई थी। वो अक्सर अकेले छत पर बैठकर दूर आसमान को देखता, जैसे कहीं कोई पुकार रहा हो। एक दिन उसे केतकी मिली। उसी ने बताया, अब नंदनी की तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती। वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। आकाश की आंखें भीग गई। क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? उसने फुसफुसाकर पूछा। केतकी ने सिर हिलाया। शायद अब भी वक्त है, जब तुम चुप नहीं रह सकते। पहाड़ी गांव की एक ठंडी शांत सुबह थी। सूरज की किरणें जैसे हर पत्थर हर पत्ते पर जीवन की कुछ आभा छोड़ती जा रही थी। हल्के नीले आसमान के नीचे वही कॉटेज जिसमें अब नंदनी रहती थी, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी शांति, बहुत सारा अकेलापन समेटे हुए थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। गोद में वही पुरानी डायरी खुली थी, पर कलम कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदनी ने दरवाजा खोला और सामने आकाश खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, आंसू नहीं थे, बस एक थरथराहट थी, जिसे किसी भूले हुए रिश्ते की आवाज अचानक जोर से कानों में गूंज गई हो। तुम? नंदनी की आवाज धीमी थी, मगर भावों से भरी हुई। आकाश ने धीरे से कहा, हाँ, मैं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्दों से ज्यादा मौन बोल रहा था। फिर नंदनी एक तरफ हट गई और आकाश अंदर आ गया। कॉटेज की छत पर दो कुर्सियां थी, एक वो जिस पर नंदनी रोज बैठती थी और एक खाली। आज उस दूसरी कुर्सी पर भी आकाश बैठा था। कैसी हो? उसने पूछा, मगर स्वर में वो औपचारिकता नहीं थी जो ऐसे सवालों में होती है। इसमें पीड़ा थी। जैसी हूँ वैसी हूँ, नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे किसी ने बताया नहीं, न तुमने न किसी और ने। आकाश बोला, तुम्हारी उदासी को केवल केतकी की बातों ने सुन पाया। क्या फर्क पड़ता है? नंदनी की नजर अब भी सूरज पर टिकी थी। तुम भी तो अब आगे बढ़ चुके हो। नहीं नंदनी, आकाश ने उसकी ओर देखा। मैं कहीं नहीं बढ़ा, मैं बस ठहर गया हूँ उसी जगह जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था, और मैं इस साथ को पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। आखिर मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगतो? मैं तुम्हारे प्रेम को हमेशा पीछे रखा और समाज को आगे, पर आज मैं सबको पीछे छोड़ आया हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो। ये कहते हुए आकाश ने अपनी दोनों हाथों से नंदनी का दोनों हाथ थाम लिया। वो उसे गले लगाने जा रहा था, लेकिन नंदनी ने उसे रोक दिया। नंदनी की आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाला। मास्टर जी, ये सही नहीं है, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा।
तो क्या सही है नंदिनी, चुप रह जाना, खुद को खो देना, एक दूसरे से प्यार करके भी किसी और के साथ जिंदगी बिता देना। उसकी आवाज अब भारी हो चली थी। हाँ, अगर यही हमारी नियति है तो यही सही है। नंदिनी की आंखें अब झड़ने लगी थी। मैं किसी और की पत्नी हूँ। मैंने पूरे रीति रिवाज के साथ उनके साथ 7 फेरे लिए हैं। मन से ना सही पर तन से मैं उनकी हूँ और अब मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो चुकी है और आप भी तो अब मैं अब भी तुम्हारा हूँ नंदिनी। आकाश ने उसकी बात बीच में काटी। देखो, मेरी तरफ कुछ गलत नहीं है। हम एक दूसरे से पहले से प्रेम करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इसे स्वीकारने में बहुत देर कर दी, पर हमारा रिश्ता मन का रिश्ता है। जिस रिश्ते में मन की सहमति न हो उसका कोई औचित्य नहीं है। हमारा प्रेम ही सच्चा है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। इतने वर्षों की तपस्या जैसे उस नजर में उतर आई हो। नहीं मास्टर जी, ये प्रेम सच्चा हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं है। जब मैं आपके साथ बैठती हूँ तो लगता है जैसे मैंने अपने पति से धोखा दिया है। जब आप मेरी ओर ऐसे देखते हो तो लगता है कि मैंने आपको भी धोखा दिया है। हमने प्रेम को कितना भी सच समझा हो लेकिन समय ने हमें अलग कर दिया और अब हम 2 राहों के यात्री हैं। उसके चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया। आकाश अब मौन था। वो जानता था नंदिनी सही कह रही थी, लेकिन उसका मन, उसका प्रेम, ये सब उस सही को मानने से इनकार कर रहे थे। तो अब उसने पूछा, जैसे अंतिम सत्य जानना चाहता हो। अब मैं लौट जाऊंगी अपने ससुराल जहाँ मेरा कर्तव्य है और शायद मेरी नियति भी। नंदिनी की आवाज थरथरा रही थी लेकिन उसके शब्द साफ थे। वो उठ खड़ी हुई। आप भी लौट जाओ मास्टर जी, अपने भविष्य की ओर। आकाश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना प्रेम और मित्रता दोनों को खो दिया हो। कुछ दिनों के बाद नंदिनी अपने ससुराल लौट आई थी लेकिन अब उसमें पहले जैसी कोई हलचल नहीं थी। उसके चेहरे की रौनक कम हो चुकी थी, शरीर और भी कमजोर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा मानसिक थकावट अब शारीरिक थकावट में बदल गई है। अब इलाज के साथ साथ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सास ने लाख कोशिश की वो फिर से खिलखिलाए लेकिन नंदिनी जैसे किसी अंतहीन गलियारे में खो चुकी थी। उसके पति ने कई बार पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये जानना मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें स्वस्थ और चिंता मुक्त रख सकूं। पर नंदिनी कुछ नहीं बोली। वो अब अपनी डायरी में भी नहीं लिखती थी। उधर आकाश वापस घर लौटा लेकिन अब उसमें कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक ठंडा सा खालीपन था। पर नंदिनी की कहानी कहानी बातें उसे परेशान कर रही थी। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी कि आखिर वो इतना छोटा कैसे सोच सकता है। वो रोज बहुत मेहनत करने लगा। उसने किताबों में खुद को डुबो दिया था। वो कॉलेज जाता, लाइब्रेरी जाता और शाम को अकेला कैंटीन में बैठा रहता। उसने अपने सभी दोस्तों से खुद को दूर कर लिया था, यहाँ तक कि हेमंत से भी बहुत कम बात करने लगा था। पर अब जब सुजैन उसके पास आती थी तो वो मना नहीं करता था। धीरे-धीरे सुजैन उसकी जिंदगी में एक स्थिरता बन गई। वो जानती थी कि आकाश अब कभी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा नंदिनी के साथ था, लेकिन शायद वो ये भी मान चुकी थी कि कभी-कभी हम जिसे पूरा तरह पा नहीं सकते, उसके साथ आधे रास्ते तो चल ही सकते हैं। एक शाम सुजैन ने कहा, आकाश, क्या हम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं? ना कोई तुलना, ना कोई उम्मीद, बस एक कोशिश। आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई जोश था, न विरोध। अगर कुछ था तो नंदिनी की उपेक्षा और उसकी आत्मग्लानि। अब वो नंदिनी को भी दिखाना चाहता था कि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुका है। इसीलिए उसने सुजैन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, शायद यही सब सही है, उसने धीरे से कहा। और फिर एक साधारण सी सुबह आकाश और सुजैन की शादी हो गई। कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था, बस कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त और कॉलेज के कुछ सहकर्मी। शादी में ना कोई शोर था, ना उल्लास, लेकिन शायद यही उसकी आत्मग्लानि से मुक्ति का एक रास्ता था, दोनों के लिए। नंदिनी को खबर मिली। उसने तस्वीर में आकाश और सुजैन को साथ देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। चलो अच्छा है, उसने बुदबुदाया। लेकिन उस रात उसे बहुत तेज बुखार आया।
अगली सुबह जब डॉक्टर आया तो उसने सास से कहा, इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, इन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत है और कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए जो इनका मन दुखाए। उस रात नंद ने अपनी डायरी फिर से उठाई। बहुत दिनों बाद उसमें कुछ लिखा। मास्टर जी, मुझे खुशी है कि आपने जीना सीखा। मैं जानती हूँ कि प्रेम हमेशा साथ नहीं होता है, लेकिन उसकी याद हमेशा रह जाती है। मैं भी अब उस प्रेम को याद की तरह सहेजना चाहती हूँ। शायद अगली ज़िंदगी में हम सही समय पर मिले। तब तक अलविदा। डायरी के पन्ने भीग चुके थे, कलम की स्याही खत्म हो चुकी थी। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, जैसे उसका रिश्ता मास्टर जी के साथ-साथ हमेशा के लिए टूट गया था। अंधेरा हो रहा था, वो अंधेरा जो उसके जीवन में छा चुका था। वैसे तो उसके आसपास सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा दूर, थोड़ा धुंधला लग रहा था। आकाश और सुजन की शादी हो गई, पर सुजन ने कहा कि वो दिन में अपने घर पर रहेगी और बीच-बीच में आकाश से मिलती रहेगी, क्योंकि उसकी माँ उसकी जिम्मेदारी है और आकाश अभी प्रोफेसर साहब के घर रहता है। तब आकाश ने कहा कि उसे इतनी भाग-दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी उसके साथ रहेगा और घर की सारी जिम्मेदारी उठाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसकी प्रोफेसर की जॉब लगने वाली है। आकाश थककर सो चुका था। सुजैन आई और चुपचाप आकाश के बगल में करवट ली। वो उसे निहार रही थी, जैसे कोई तस्वीर जिसे बरसों से देखा हो, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नया नजर आता हो। पर आज वो तस्वीर थोड़ी धुंधली थी। आकाश की आंखें बंद थी, पर चेहरा शांत नहीं। वो अब भी किसी की याद में खोया हुआ था। सुजैन ने हल्के से उसकी अंगुली छुई। वो नहीं हिला। वो जानती थी कि ये रिश्ता उसने खुद चुना था, एक ऐसे इंसान से जिसे उसने टूटते हुए देखा था और फिर जुड़ते हुए देखा था और अब फिर बिखरते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि आकाश मन से उसे कभी नहीं मिलेगा। उसने एक आधे-अधूरे इंसान से शादी की है और सोच समझ कर की है, पर उसे कोई शिकायत नहीं है। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि आकाश उसके पास है। उसने कोई झूठी उम्मीद नहीं पाल रखी है, ना ही वो आकाश को कभी किसी चीज़ के लिए मजबूर करेगी। वो जानती थी कि नंदिनी आकाश के दिल में छुपी हुई एक ऐसी तस्वीर है, जिसे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं निकाल सकती। वो बस किसी तरह आकाश को उस दर्द से बाहर निकाल कर एक आम जिंदगी जीना सिखाना चाहती है, जो उसे अंदर ही अंदर खत्म करता जा रहा था, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों बैठे तो चुप्पी उनकी संगत बनी रही। जूस, सुजैन ने पूछा। आकाश ने सिर हिला दिया। उसे पता था आकाश की आंखों के पीछे कोई और चेहरा छिपा है, नंदिनी का, पर वो कोई शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने इस प्रेम की परछाई में ही अपना जीवन मांगा था। उसने शेम और अपनी माँ के लिए नाश्ता लगाया। उनके कमरे में देखकर आई तो देखा आकाश अभी किसी ख्यालों में खोया बैठा था। जूस का गिलास उसके हाथ में देते हुए कहा, या तो जीना सीख लो या फिर खुदकुशी कर लो, मेरे या अपने लिए नहीं, बल्कि नंदनी के लिए। अगर वो तुम्हें इस हाल में देखेगी तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। क्या तुम उसे दूर भेजकर भी उसे खुश नहीं देखना चाहते हो? आकाश ने सुजैन को देखा, फिर उसके हाथ से जूस का गिलास लेकर पी लिया और बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। शायद ये आखिरी हफ्ता होगा। अगले हफ्ते से मैं प्रोफेसर बन जाऊँगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तुम बस इस हफ्ते तक घर का खर्चा चला लो। ऐसी बात नहीं है आकाश, अब जो कुछ भी है वो हम दोनों का है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, या फिर इस घर का खर्चा हम दोनों मिल बांट कर चलाएंगे। आकाश ने फीकी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और कॉलेज चला गया। सुजैन थोड़ी देर वहीं बैठी रही, तभी अंदर से सेम आया। दीदी, कल से मैं भी आप सबके साथ बैठकर नाश्ता करूँगा। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अकेले बैठकर नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। सुजैन मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम हमारे साथ ही नाश्ता करना। तुम चाहो तो मेरे साथ बुक शॉप पर ही चल सकते हो, तुम्हारा मन लगा रहेगा।
घर पर माँ की देखभाल कौन करेगा? अगर आपको ठीक लगे तो आज घर पर रुकिए, मैं बुक शॉप पर जाता हूँ। आपने इतने दिन तक हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं इस हालत में हो गया हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ये सुनकर सुजैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सैम को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही कहा भाई, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। ये लो चाबी। सैम आज पहली बार बुक शॉप पर जा रहा था और बहुत खुश भी था। उधर घर के उस शांत कोने में जहाँ हवाएं भी अब धीरे चलती थी, नंदिनी अब भी हर सुबह रोज सूरज को देखती थी, लेकिन अब उसकी प्रार्थनाएं थोड़ी बदल चुकी थी। मेरे भीतर अगर कुछ बचा है तो उसे अपनों के लिए बचा रहने दो। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि शरीर अब जवाब दे रहा है। फिर एक दिन जब हवा में हल्का गुलाबीपन था, उसके घर के बाहर एक परिचित साया आया, आकाश। नंदिनी की सास आकाश को लेकर नंदिनी के कमरे में पहुंची और बोली, तुम ही बात करके देखो, जाने क्या हो गया है। दिन ब दिन बुझती जा रही है। तुम तो इसके मास्टर जी हो, शायद तुम्हें बता दें, मैं कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। ये कहकर वो चली गई। अब नंदिनी के सामने वही चेहरा था, बस वही नजरों में ठहरा, वही पुरानी बेचैनी और वही खामोश सवाल, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज़ कांपी। शायद आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था और कुछ बताना चाहता हूँ, पर तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। दोनों चुप थे। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें की आवाज़ थी, धीमी गति से चल रहे एक पंखे की सरसराहट। आकाश ने धीरे से पूछा, क्यों कहा था तुमने कि सब ठीक है? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मेरी वजह से अपनी जिंदगी रोक दे। फिर आकाश ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं रोका। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी वैसे भी नहीं चली, बस चलती रही। वो दोनों उस शाम बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, जैसे दो छाएं जो जुड़ भी ना सकी और दूर भी न रही। नंदिनी की सांस बहुत धीरे चल रही थी, पर उसने आवाज आ रही थी। वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। आकाश ने सिर झुका लिया। नंदिनी की हालत देखकर उसके भीतर जैसे कोई टूटकर बिखर गया हो। वो बोला, तुम सही हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें देखकर मेरी आत्मा को चैन मिल जाएगा, पर अब लग रहा है मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने उस प्रेम को भी दोषी बना दिया है, जो कभी मेरे लिए सबसे पवित्र चीज थी। नंदिनी की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, हम दोनों ने अपने अपने रिश्तों से बेईमानी की है, इसीलिए अब और कोई रास्ता नहीं। आपको लौटना होगा अपने घर, अपने क्रम में। और एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा। अब मैं सिर्फ यादों में रहूंगी आकाश, सच में नहीं। नंदिनी के अंतिम वाक्य आकाश बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उल्टे पांव वहां से चला आया। नंदिनी शरीर से नहीं, आत्मा से भी कमजोर थी। अब वो चुप हो गई थी। उसकी आंखें जैसे हर बात कह जाती थी, पर होठ कभी नहीं हिलते। उसकी सास अब उसके पास ज्यादा समय बिताने लगी थी, पर पति भी उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। पर नंदिनी के भीतर का सूनापन अब किसी से नहीं भरा जा सकता था। डॉक्टर अब ज़्यादा दवाएं देते थे, पर दवाओं से ज़्यादा ज़रूरत थी किसी ऐसे सुख की जो कभी आकाश की मुस्कुराहट से मिलता था। नंदिनी अब ज़्यादा समय अपनी डायरी के साथ बिताती थी। आज उसने लिखा, मैंने प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने की कोशिश में मैंने उसे खो दिया। अब मैं बस चाहती हूँ कि वो जिए पूरे मन से किसी के साथ, और मेरी यादें उसे रोके नहीं, बस मुस्कुराना सिखाए। उधर आकाश अब भी नंदिनी के उस आखिरी स्पर्श को याद करता था, पर अब वो अपराध बोध के साथ जी रहा था। सुजैन उसकी पत्नी थी, वो उसके प्रति निष्ठावान रहने की कोशिश कर रहा था। सुजैन ने महसूस कर लिया था कि वो कभी नंदिनी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी उसने शिकायत नहीं की। वो हर दिन आकाश के लिए खाना बनाती, कॉलेज के पेपर्स में उसकी मदद करती। हर रात जब वो चुपचाप सोने की कोशिश करता तो वो उसकी अंगुलियां धीरे से थाम लेती, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूँ पर फिर भी साथ हूँ। सुजैन को नींद नहीं आ रही थी, पर आकाश सो रहा था। उसकी सांसें गहरी थी, लेकिन मन अब भी अशांत, बेचैन, कहीं और उलझा हुआ। सुजैन ने उसकी ओर देखा, आंखों में वही अनकही पीड़ा, वही खोई हुई नजरों की थकान। सुजैन अब इन सब की आदी हो गई थी। उसने प्रेम में समझौता करना सीख लिया था, और साथ ही सीखा था कि कैसे किसी के साथ रहते हुए भी उस पर कोई दावा न किया जाए। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। आकाश ने नींद से आंखें खोली तो देखा सामने टेबल पर गरम चाय रखी है, साथ में उसका साफ सुथरा बैग। आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन था। सुजैन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हारी नई शुरुआत है।
आज से तुम्हारी नई शुरुआत है। मैं जानती हूँ कुछ पुराने सफ़र अधूरे रह गए हैं, लेकिन अब तुम्हें किसी की उम्मीद बनना है मास्टर साहब। आकाश कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सिर हिलाया और चाय की चुस्की लेते हुए बोला, तुम मेरी बहुत बड़ी ताकत हो सुजैन। लेकिन उसने आंखें फेर ली, क्योंकि ये बात सुनकर उसकी आंखें भर आई थी। वो जानती थी ये प्रेम नहीं, ये साथ है, और शायद कुछ लोगों की किस्मत में यही लिखा होता है, बिना शर्त का साथ। दोपहर में शेम दुकान से लौटा, चेहरे पर चमक रहा था। दीदी, आज तो बहुत अच्छा दिन गया। 2 किताबें खुद बेची, 2 पुराने ग्राहक मिले और एक बच्चा भी था जो पूछ रहा था, क्या आप मेरी पसंद की किताब ला सकते हैं? सुजैन की आंखों में एक सुकून उतर आया। इतने दिनों बाद शेम से ये ऊर्जा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी पीछे से केतकी भी आ गई। शेम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो शेम, केतकी बोली। अब चलो, शाम की चाय मेरी ओर से। दरअसल मैं स्कूल से लौट रही थी तो तुम्हें बुक स्टॉल पर देखा था, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं घर पर बधाई देने के लिए आ गई। सेम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो मुस्कान अब पहले जैसी हिचकिचाहट भरी नहीं थी। केतकी के चेहरे पर भी संतोष था, एक रिश्ता जो सहारा बना और अब विश्वास में बदल रहा था। सुजैन ने कहा, मैंने आज बहुत अच्छा महसूस किया, इसीलिए तुम दोनों के लिए मैंने बहुत अच्छा लंच तैयार किया है। तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। पर केतकी भी सुजैन के साथ किचन में चली गई और उसका हाथ बटाने लगी। यहाँ तक कि जब सुजैन ने सबका खाना लगाया तब केतकी ने कहा, अगर आप कहें तो आंटी को आज खाना मैं खिला दूँ। यह शब्द देखकर सुजैन को बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत संतोष हो रहा था कि आखिर सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। उसने केतकी के घर वालों से मिलने का मन बना लिया। फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया। केतकी और सेम सुजैन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। सच में दीदी, आज खाना बहुत अच्छा बना है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद आपको थोड़ा आराम मिला। सुजैन बोली, वो सब तो ठीक है, पर अब शाम को बुक शॉप पर मैं ही जाऊंगी। तुम थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे जाना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, मैं जानती हूँ मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा तनाव और थकान ना लो। उधर राधा बहुत दिनों बाद हेमंत से मिली। कॉलेज के बाहर उनकी अचानक भेंट हुई। काफ़ी दिन बाद दिखी, सब ठीक है? हेमंत ने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। ठीक हूँ, अब ठीक रहने की कोशिश भी कर रही हूँ। हेमंत ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर कभी लगे कि अकेली पड़ रही हो तो याद रखना, कोई है जो अब भी तुम्हारा इंतजार करता है। राधा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अपनापन था, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक सहज निमंत्रण साथ का। राधा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद अब मैं भी अपने हिस्से की सजा पूरी कर चुकी हूँ। फिर धीरे से बोली, मैं हाँ कह सकती हूँ, पर एक शर्त है। क्या? हेमंत ने उत्सुक होकर पूछा। मैं नंदिनी को कभी भूल नहीं सकती, और आकाश वो सिर्फ उसका था और रहेगा। अगर तुम ये समझ सको तभी मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हेमंत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कभी कभी कोई रास्ता चुनने का मतलब ये नहीं होता कि हमने पुराना रास्ता भुला दिया है, हम बस अब थक चुके होते हैं। शाम को जब सुजैन दुकान बंद करके लौटी तो शेम और केतकी आंगन में एक साथ बैठे थे। दोनों के बीच कुछ सहज सी बातचीत चल रही थी, जिसमें अब संकोच नहीं, समझदारी थी। सुजैन कुछ देर तक दोनों को देखती रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि इस घर में एक नई शुरुआत हो। शेम और केतकी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो, मुझे दिख रहा है, और अब वक्त है कि ये साथ एक रिश्ते में बदल जाए। दीदी, केतकी ने कुछ कहने की कोशिश की। नहीं केतकी, सुजैन ने उसे रोकते हुए कहा, इस बार कोई इनकार नहीं। इस घर में बहुत सारे अधूरे रिश्ते हैं, अब एक रिश्ता तो पूरा हो। वो सब तो ठीक है दीदी, पर मेरे घर वाले, उनको मैं मना लूँगी, और वो कैसे करना है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सेम की आंखें भर आई थी, वो बोल नहीं सका, बस सुजैन के गले लग गया। शेम केतकी को लेकर बाग में गया और बोला, मुझे लगता है अब इन लिली के फूलों की ज़रूरत नहीं है। तब केतकी ने कहा, ऐसा मत कहो, ये वही फूल है जिन्होंने मुझे तुमसे मिलाया, ये रोजी की निशानी है। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि हम सब उसके साथ जिएंगे। इन फूलों वो जहाँ भी होगी देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि ये फूल उसे बेहद पसंद है। केतकी की समझदारी भरी बातें सुनकर सैम ने भगवान का शुक्रिया कहा और कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली और हमेशा मेरे साथ रहना।
केतकी ने भी पलकें झपकाकर मन ही मन एक वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। रात को जब आकाश लौटा तो थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर आज कुछ अलग था, एक हल्कापन, एक स्थिरता। सुजय ने उसके सामने खाना परोसा और फिर कहा, तुम्हें केतकी कैसी लगती है? आकाश ने कहा, अच्छी लड़की है, समझदार है, तुम्हें पता है सेम उसी की वजह से ठीक हुआ है और दोनों दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों का रिश्ता करवा देते हैं। तुमने ये सब खुद तय कर लिया? केतकी के घर वालों से पूछा, क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे? उनको मानना ही होगा। मैं अब किसी और रिश्ते को बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ रिश्तों का मुकाम तक पहुंचना जरूरी होता है ताकि बाकी रिश्तों को भी सांस लेने की जगह मिले। आकाश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था, लेकिन वो अब उसे संभालना सीख रहा था। सुजैन कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मुस्कुराना सीखो, चाहे वो मेरे साथ हो या उसकी याद में। उस रात आकाश ने पहली बार बहुत दिनों बाद गहरी नींद ली। दूसरी ओर नंदनी का एक कोना ऐसा भी था जहाँ धूप कम पहुँचती थी, नंदनी का कमरा। अब वो ज़्यादातर शांत रहती थी, उसकी सांसें हल्की होती जा रही थी। एक रात जब उसकी सास उसे किताब पढ़कर सुना रही थी, नंदनी ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर कभी आकाश मुस्कुराए तो मुझे बताना। उसकी सास उसकी बातें समझ नहीं पाई, उन्हें लगा कि वो कुछ बड़बड़ा रही है। उन्होंने कहा, जरूर बताऊंगी, पर अभी तुम आराम करो, बहुत देर हो चुकी है। लाइट जलने दूं या बंद कर दूं? लाइट जलने दीजिए, अंधेरे से डर लगता है। अगर तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। इसके बाद उसकी सांस चली गई। उस रात के बाद आकाश सचमुच कुछ बदल गया था। उसने अपने मन के अंधेरे से निकलने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो कॉलेज गया, छात्रों को पढ़ाया, फिर शाम को दुकान भी गया, शैम के साथ बैठा। फिर जब सुजैन ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ, तो उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सुजैन अब पहले से ज्यादा शांत थी। वो जानती थी कि आकाश और नंदनी की कहानी अब एक अधूरे अध्याय की तरह अमर होने जा रही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अधूरे पन्नों से आगे बढ़ना ही जिंदगी की जरूरत है। रात को जब वो सब खाना खा रहे थे तो अचानक आकाश ने कहा, मैं नंदनी से मिलना चाहता हूँ। सुजैन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या तुम तैयार हो उस मुलाकात के लिए? शायद नहीं, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं उससे सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ। सुजैन ने सिर हिलाया। जाओ, पर खुद को समेट कर रखना, कहीं ऐसा ना हो नंदनी को एक और जख्म देकर आ जाओ। अगले दिन सुबह सुबह ही आकाश नंदनी के घर पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, पर निगाहें साफ और दिल में एक अनजाना डर, जैसे दिल किसी अंतिम मंजिल को देखने जा रहा हो। दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर दस्तक दी। थोड़ी देर में घर के नौकर ने दरवाजा खोला और उसे बैठक में बैठने के लिए कहा। फिर नंदनी की सास पहुंची और बोली, अरे बेटा आकाश, तुम कैसे आना हुआ? कुछ नहीं चाची दी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा नंदनी का हालचाल लेता चलूं। कैसी है वो? आकाश का ये सवाल सुनते ही उसकी सास का चेहरा मुरझा गया। बोली, पता नहीं कौन सी अनजानी बीमारी हो गई है उसे, ना कुछ कहती है ना कुछ करती है, खाना पीना भी बंद कर रखा है। सोचा था बड़े अस्पताल में ले जाऊंगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पता नहीं क्या कहती रहती है। कल ही कह रही थी, जब आकाश मुस्कुराए तो मुझे बताना। अब भला बताओ, आसमान कैसे मुस्कुरा सकता है? उसकी बातों को सुनकर आकाश का दिल रोने को हो गया। तभी उसने कहा, चाची जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं एक बार नंदनी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, भला मुझे क्या ऐतराज होगा। अगर तुमसे बात करके उसे कुछ अच्छा महसूस हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं भिजवा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं चाची जी, मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। फिर भी बेटा, जाकर देखो, वहीं खिड़की पकड़कर बैठी रहती है, जाने क्यों देखती रहती है। ये सुनकर नंदनी की सांस चली गई। आकाश थके और हारे हुए कदमों से नंदनी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ही नंदनी के दिल में खंजर भोंका हो। उसे ऐसा लग रहा था कि नंदनी को इस गर्त में उसने ही ढकेला है। वो कमरे की चौखट पर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कमरा एकदम शांत था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उस कमरे में मौजूद है। उस कमरे की हर चीज मानो बेजान हो गई थी।
नंदिनी खिड़की की ओर देख रही थी, आंखें थकी हुई, चेहरा पीला, शरीर जैसे किसी बंधन में कैद। नंदिनी, उसने धीरे से पुकारा। नंदिनी ने गर्दन मोड़ी, कुछ पल लगे पहचानने में, फिर मुस्कुराई, हल्की सी, थकी सी, मगर उसमें एक सुकून था। आ गए मास्टर साहब। उसकी आवाज़ जैसे रुई से भी हल्की हो चुकी थी। हाँ, बहुत देर कर दी, मुझे माफ़ कर दो। किस बात के लिए? उसकी आंखों में सवाल नहीं, बस शांति थी। हर उस बात के लिए जो कह नहीं सका, हर उस दिन के लिए जब तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। नंदनी ने सिर हिलाया। अब कोई शिकायत नहीं, सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका है, जैसे कोई सपना जो नींद खुलने के बाद धुंधला जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर नंदनी बोली, तुम मुस्कुराना शुरू कर चुके हो क्या? आकाश की आंखें भर आई। उसने उसकी हथेली थामी और कहा, तुम्हारा यही आखिरी फरमाइश थी ना? नंदनी ने हल्के से सिर हिलाया। तुमसे बिछड़ने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा नंदनी, और तुम्हारी याद में मुस्कुराऊंगा। ये मेरा वादा है। नंदनी की पलकें धीरे धीरे झपकने लगी, शायद थक गई थी। फिर उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, अंधेरे से भी नहीं, क्योंकि अब आपका चेहरा मेरे साथ है, हमेशा के लिए। अब आप जाइए, मैं आराम करूंगी, बहुत थक गई हूँ। फिर उसने आंखें मूंद ली। आकाश ने कुछ देर तक उसका हाथ थामे रखा, फिर धीरे से बाहर निकल आया। दूसरी ओर सुजैन और केतकी ने मिलकर केतकी के घर वालों से बात करने की योजना बनाई। केतकी की माँ थोड़ी संकोच में थी, पर सुजैन के आत्मविश्वास और गरिमा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आपकी बेटी बहुत ही समझदार है, सुजैन ने कहा था, और मेरा भाई अब उस अंधेरे से बाहर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब उनके जीवन में रोशनी हो। पर समाज क्या कहेगा? तुम हमारी जात बिरादरी के नहीं हो, लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। क्या उस वक्त भी तुम्हारा भाई मेरी बेटी का हाथ थामे रखेगा? केतकी की माँ ने पूछा। समाज हर उस चीज पर सवाल उठाता है जो सामान्य ना हो, पर अगर हम अपने बच्चों की खुशी के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? क्या आपका समाज आपके बारे में सोचता है? क्या आपका समाज आपकी बेटी की खुशियों के बारे में सोचता है? कल को अगर आपके घर में खाना नहीं होगा तो क्या यही समाज आपको खाना खिलाएगा? समाज कौन है? समाज हम और आप है। इसीलिए अगर कुछ बदलाव चाहिए तो हमें और आपको आगे आना होगा। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे भाई की खुशी प्यारी है और मैं उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। अगर हम और आप मजबूती से अपने बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, तो कोई नहीं है जो उनकी खुशियाँ उनसे छीन सके। केतकी की माँ की आंखों में पानी आ गया। कुछ देर तक वो सुजैन की बातों के बारे में सोचती रही और अपने अतीत की कठिनाइयों को याद किया, फिर एक फैसला लिया। तुमने ठीक कहा सुजैन बेटा, मुझे अपनी बेटी के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि इस मतलबी समाज के बारे में। मैं सारी उम्र समाज के बारे में ही सोचती रही, पर इसने कभी मुझे एक वक्त का खाना नहीं दिया। बड़ी मुश्किलों से मैंने केतकी को पाला है। इस बार समाज से ज्यादा अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी। उधर सेम जब ने ये सब सुना रहा था तो उसका दिल अजीब से भावों से भर गया, खुशी, घबराहट और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास। उसने अपने कमरे में रखे रोजी के पोस्ट कार्ड को उठाया। तुम मेरी जिंदगी की पहली नज्म थी रोजी, और अब केतकी मेरी अधूरी किताब की नई कविता है। मैं दोनों को एक साथ अपने दिल में रखूंगा। शिम और केतकी की सगाई सादगी से हुई। आकाश और सुजैन दोनों ने मिलकर तैयारी की। सबने महसूस किया कि अधूरेपन के बाद भी जिंदगी में सुंदरता बची रहती है। राधा और हेमंत साथ-साथ कॉलेज आते-जाते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पियों में साथ था। एक दिन आकाश बुक शॉप में बैठा था। एक छात्रा आई और बोली, सर आज क्लास नहीं लेंगे? आकाश मुस्कुराया, क्लास लूंगा, पर आज एक कविता सुनाऊंगा। और उसने वही कविता सुनाई जो कभी नंदिनी की डायरी में अधूरी रह गई थी, जिसे अब उसने पूरा कर लिया था। नंदिनी की सांसें अब गिनती की रह गई थी। उस कमरे में हर पल एक खामोशी बसी रहती थी, जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, जैसे जिंदगी से वो नजरें फेर चुकी हो। पर हर बार जब वो खिड़की से झांकती तो दूर किसी को देखती, जिसे अब वो दिल से चाहती थी, बिना किसी उम्मीद के। उसके मन में कहीं न कहीं ये भाव उमड़ता कि अगर मैं इस खिड़की से बाहर उठ जाऊं तो शायद उसको पा जाऊं। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। खिड़की के पास बैठी नंदिनी अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी।
पुराने, कुछ पीले पड़ चुके, जिन पर उसके कॉलेज के दिनों की कविताएं दर्ज थी। शब्दों में वो मासूमियत आज भी जिंदा थी, लेकिन उस नंदिनी में और आज की नंदिनी में जमीन आसमान का फर्क था। उसने धीमे से एक नया पन्ना खोला। कोरे कागज पर उसने लिखा, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही मुकम्मल होते हैं और कुछ वक्त भले ही थम जाए लेकिन उनकी यादें चलती रहती है। उसके होठों पर एक थकी मुस्कान आकर ठहर गई। आकाश उस दिन पहली बार मुस्कुराया था जब सुजैन ने मजाक-मजाक में कहा था, तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही स्कूल वाला सीरियस बॉय लुक है, कभी हंस भी लिया करो प्रोफेसर साहब। आकाश ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर हंस पड़ा। तुम वैसी ही हो जैसी पहले थी, बेबाक, किलंदड़, लेकिन अब कुछ समझदार भी लगती हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए? सुजैन ने पूछा। मेरे लिए तो तुम हमेशा से ही एक अच्छी दोस्त रही हो, आज भी हो। आवाज में कोई दर्द नहीं था, बस एक सच्चाई थी। दोनों की आंखों में अब सिर्फ नंदनी की चिंता थी, कोई ईर्ष्या, कोई उलझन नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुजैन ने झिझकते हुए आकाश से कहा तो आकाश बोला, हाँ कहो। उसने ऐसे जताया जैसे वो सब कुछ जानता हो। सुजैन ने कहा, सेम और केतकी की सगाई के दिन बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन नंदिनी के बिना सब कुछ अधूरा लगेगा। क्या हम उसे इनवाइट कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर आकाश पहले तो हैरान हो गया, फिर बोला, मैं भी चाहता था कि वो इस खुशनुमा पल का हिस्सा बने, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो कहीं भी आने जाने की हालत में नहीं है। तुम एक बार कहकर तो देखो, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी, बल्कि मैं खुद लेने जाऊंगी उसे। आकाश ने कहा, मुझे नहीं लगता वो आएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम एक बार कोशिश करके देख लो, उसके घर चली जाओ। तुम नहीं चलोगे क्या? अब मुझमें हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की, क्योंकि उसकी हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं हूँ। पर तुम जाओ, अगर वो यहाँ आती है तो उसके लिए अच्छा होगा, चाहे तो सेम को साथ ले जा सकती हो और केतकी को भी। केतकी और सेम की सगाई का दिन तय हो चुका था। घर में हलचल थी, हल्की सी रौनक, लेकिन कहीं भीतर एक चुप्पी भी। सब जानते थे कि नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसके बिना ये समारोह अधूरा था। सुजैन का मन नहीं माना। उसने सेम से चलने के लिए कहा तो वो खुशी-खुशी तैयार हो गया। हालांकि आकाश नहीं गया, पर सुजैन सेब को लेकर नंदिनी के ससुराल पहुंच गई। उसकी हालत देखकर सुजैन का दिल बैठ गया। उसने नंदिनी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमको इस हालत में देखूंगी। नंदिनी ने कहा, मैंने भी कहाँ सोचा था कि सब कुछ हाथों से यूं ही फिसल जाएगा। नंदिनी को देखकर सुजैन को अपने आप से शिकायत हो चली। वो सोचने लगी, कहीं मेरी वजह से तो नंदिनी की हालत नहीं हुई। नंदिनी ने पूछा, केतकी नहीं आई क्या? वो मुझसे नाराज है? सुजैन ने कहा, नहीं, पर उसने कहा है कि वो तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। नंदिनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरे बचपन की सहेली है, क्या मुझे एक आखिरी बार मिलने नहीं आ सकती? सुजैन ने घबराकर कहा, ऐसा मत कहो नंदिनी, वो बहुत परेशान है तुम्हें लेकर। नंदिनी बोली, छोड़ो ये सब, मैं खुश हूँ कि अब सुबह आ रही है, चारों तरफ रोशनी हो रही है, सब खुश हैं। सेम ने उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी रखी। नंदिनी, ये अंगूठी तुम्हारी पसंद से ली है। केतकी ने मुझे बताया कि तुमने कभी कहा था कि पन्ना पत्थर शुभ होता है, सगाई के दिन मैं इसे केतकी को पहनाऊंगा। नंदिनी ने धीमे से सिर हिलाया, अपने कमरे में रखी अलमारी से एक साड़ी निकालकर शेम के हाथों में रख दी और कहा, केतकी को ये साड़ी दे देना जो मैंने उसकी शादी के लिए रखी थी। तभी पीछे से केतकी की आवाज आई, सेम से क्यों भिजवा रही हो? तू खुद नहीं आ सकती क्या? तू मेरे लिए ठीक नहीं हो सकती? केतकी की आंखें नम हो गई। उसने झुककर नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो जाओ नंदिनी, सब फिर से वैसा ही होगा। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराई। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, अब सब कभी वैसा नहीं होगा। आंगन में रंगोली सजी थी, हल्की लाइटें टिमटिमा रही थी। केतकी गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वही साड़ी जो नंदिनी ने उसे दी थी। राधा ने उत्साह से सब कुछ संभाल रखा था। हेमंत भी साथ दे रहा था, हालांकि बीच बीच में उसकी निगाहें आकाश को ढूंढती थी, जो थोड़ी देर बाद सुजैन के साथ आया। सुजैन ने केतकी को गले लगाया, तुम तो परी लग रही हो, काश नंदिनी होती तो। वो तो है, देखो वो तुम्हें देख रही है, वो तुम्हारी हंसी में है, वो तुम्हारी खुशी नहीं है। अगर तुम उदास रहोगे तो नंदिनी को भी बुरा लगेगा। सगाई की रस्में हुई, तालियां बजी, लेकिन हर मुस्कान में एक
कोना खाली रह गया। राधा अकेले बैठी थी जब हेमंत पास आया। तुम चुप क्यों हो आज? बस यूं ही, नंदिनी की याद आ रही है। राधा की आंखें भीग गई। हेमंत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतनी जुड़ी हुई कैसे हो गई? राधा ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी की खामोशी हमारे अंदर गूंज बनकर रह जाती है, और नंदिनी की खामोशी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, शायद इसीलिए। हेमंत ने उसकी ओर देखा, और आकाश उससे जुड़ा भी क्या इसी कारण है? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। हेमंत ने पहली बार उसके दर्द को देखा था, और शायद उसे समझा भी। आकाश और सुजैन दोस्ती की डोर। सगाई की रात, जब सब थककर अपने अपने कमरों में चले गए, आकाश छत पर बैठा था। वही पुरानी आदत, आसमान से बातें करने की। पीछे से सुजैन आ गई। क्या बातें चल रही है ऊपर वाले से? पूछ रहा हूँ कि क्या उसने मेरी कहानी यूं ही अधूरी लिखी है, या आगे कुछ पढ़ने और है? कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे गहरी होती है। तुम्हें फिर से जीना है आकाश। नंदिनी नहीं चाहेगी कि तुम टूटे रहो। आकाश ने सुजैन की तरफ देखा। सुजैन मुस्कुराई। तुम्हारे जख्म को मरहम ही नहीं, शाद की जरूरत है। मैं हूं ना। दोनों के बीच एक नई डोर बंध गई थी, दोस्ती की, भरोसे की। रात गहराने लगी थी। नंदिनी अपने बिस्तर पर लेटी थी। वो बस अपनी कल्पना के पंख फैलाकर उड़ रही थी। सोच रही थी कि केतकी की सगाई में अब क्या हो रहा होगा। सुजैन और आकाश एक साथ आ गए। केतकी और सेम भी एक हो गए, पर उसका प्यार अधूरा रह गया। उसकी कहानी वक्त से पहले ही किसी मोड़ पर ठहर गई। पास रखी उसकी डायरी खुली थी। उसने एक आखिरी बार पेन उठाया और लिखा, अगर जिंदगी ने वक्त दिया तो एक बार फिर खुलकर हंसूंगी, और अगर ना दिया तो मेरी हंसी उन लोगों के साथ जिएगी जो मुझसे जुड़े हैं। वरना अधूरा था। शब्द थमे नहीं थे, बस रुक गए थे। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। नींद की आगोश में, शायद सपने में, वो उन सबकी हंसी सुन रही थी। आकाश की, केतकी की, शेम की, राधा की, और सुजैन की भी। नंदिनी, ये कहते हुए आकाश तेजी से उठ बैठा। सुजैन जो उसके पास ही लेटी थी, वो भी उठ बैठी। क्या हुआ आकाश? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, मैंने देखा कि नंदिनी मुझसे बहुत दूर जा रही है, और धीरे धीरे वो मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मैं उसे पुकार रहा हूँ, पर वो वापस नहीं लौटी। आकाश ने सुजैन का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, सुजैन, वो ठीक तो होगी ना? सुजैन ने कहा, हाँ, वो बिल्कुल ठीक होगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी फ़ोन करके पता कर लेती। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सुबह है, कुछ देर में मैं फ़ोन करके पता कर लेती हूँ। सुजैन ने उसे समझा तो दिया, पर आकाश का दिल परेशान ही रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे खुद को तसल्ली दे। थोड़ी देर बाद आकाश ने सुजैन से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। सुजैन ने कहा, ठीक है। पर आकाश के कदम नंदिनी के घर की ओर दौड़ पड़े थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। वो बस एक बार अपनी आंखों से नंदिनी को सही सलामत देखना चाहता था। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि नंदिनी उससे कितनी दूर है। वो चाहकर भी उसके पास तुरंत नहीं पहुंच पा रहा था। कैमरे में सुबह की हल्की किरणें झांक रही थी। नंदिनी की सांसें बहुत हल्की हो चली थी, जैसे किसी पंख की तरह, न जिंदा न पूरी तरह मरी। उसकी डायरी अब भी खुली थी। वही अधूरा पन्ना आखिरी शब्दों की तरह थमा। नंदिनी के पति उसे उठाने आए थे। नंदिनी, अब उठ जाओ ना, देखो सूरज निकल आया है। आज लखनऊ चलना है, बड़े अस्पताल में डॉक्टर साहब से बात हो गई है। भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और वैसे ही कुछ दिन अपने पिता के घर रह लेना। वहाँ की हवा पानी से शायद तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाए। वो बोले जा रहे थे, पर नंदिनी का कोई जवाब नहीं आया। उसने नंदिनी की हथेली को छुआ। ठंडी थी। उसकी आंखें खुली थी, धड़कन थम गई थी। उसके मुंह से एक चीख निकली, नंदिनी। अब तक आकाश पहुंच चुका था और दरवाजे पर ही खड़ा था। वो दरवाजे पर ठिठक गया। नंदिनी, आकाश की आवाज कांप गई। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद बस एक सिर झुकाकर उसने कहा, शी पीसफुली पास्ड अवे इन हर स्लीप। आकाश ने कुछ पल देखा, फिर वहीं जमीन पर बैठ गया। ना आह निकली, ना आंसू, बस एक लंबा सन्नाटा, जिसके अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो। कुछ देर बाद नंदिनी की अंतिम यात्रा में सारा घर शामिल था। सफेद फूलों से सजी अर्थी के पास सभी मौन खड़े थे। केतकी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राधा ने उसे बाहों में भर लिया। अब वो कहीं दुख में नहीं है, वो बस हमारे भीतर जिंदा रहेगी। सुजैन के मुंह से निकला।
आकाश नंदिनी के चेहरे को आखिरी बार देखकर बोला, तुमने जो अधूरी कहानी छोड़ी थी उसे मैं जिंदा रखूंगा। तुम्हारी डायरी के हर पन्ने को एक मीनार बनाकर दूंगा। तुम्हारे शब्द मेरी सांस बनेंगे नंदिनी। ये समय नंदिनी के पति ने नंदिनी की डायरी आकाश को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। आकाश ने डायरी के पन्नों को धीरे धीरे खोला। वहां एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। हल्का सा नीला कागज, किनारों से मुड़ा हुआ लेकिन साफ लिखा हुआ। उसने सबको भुला दिया। सुजैन, आकाश, केतकी, शेम, राधा, हेमंत सब पास आ गए। चिट्ठी पर लिखा था, मेरे उन सबके नाम जो मुझसे जुड़े हैं। आकाश ने पढ़ना शुरू किया। अगर ये चिट्ठी तुम सबको मिल रही है तो शायद मैं अब नहीं हूँ, लेकिन मैं छोड़कर जा रही हूँ। वो सिर्फ यादें नहीं है, वो मेरे शब्द हैं, मेरा प्यार है, वो रिश्ते हैं जो अधूरे रहकर भी पूरे थे। पिताजी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी, कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी पर मेरा जोर नहीं है। आप अपना ख़्याल रखना। मैं भगवान से यही माँग रही हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे आपकी बेटी बनाकर भेजें और इस बार माँ मुझे छोड़कर ना जाए। ये सुनते ही प्रोफ़ेसर साहब फूट-फूट कर रोने लगे। सैम ने उन्हें किसी तरह सँभाला। इसके बाद आकाश ने आगे पढ़ना शुरू किया। मास्टर जी, मैं जानती हूँ कि हम कभी एक नहीं हो सके, लेकिन आपकी खामोशी ने हमेशा मुझे समझा। आपको मैंने हमेशा अपने प्यार का देवता बनाकर पूजा और देवता कभी गलत नहीं होते, इसीलिए मन में कोई मेल मत रखना। मेरे बाद अपनी चुप्पी को मत पालना। बोलना, जीना, मुस्कुराना हिस्से का भी, मेरे हिस्से का भी। केतकी, तू तो मेरी जान है, मेरी खुशियाँ अब तेरे नाम है। तू जब जब हंसेगी मैं तुझ में जिंदा रहूंगी। शेम को हमेशा संभाले रखना, उसने तुझे मेरे लिए चुना था। सेम, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू और केत की दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी बनो। राधा, तू मेरी परछाई बन गई थी। तेरी खामोशी, तेरी गहराई, मुझे लगता है कि मेरा अक्स तुझ में है। अपने जीवन को खुलकर जीना और आकाश को माफ करना जैसे मैंने किया। सुजैन, तुमने मुझे खोकर पाया है, मुझे माफ कर। अगर कहीं तुम्हारे मन में कोई टीस रह गई हो, और मास्टर जी का हाथ थामना वो अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उनका ख्याल रखना। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सबकी आंखें भर आई, जैसे नंदिनी की रूह चाहती हो कि बस एक आखिरी मुस्कान सबके चेहरे पर रहे। नंदिनी के अंतिम संस्कार के बाद सब अपने अपने जीवन में लौट गए। ऐसा लगता था सबके जीवन में एक कोना खाली हो गया था, लेकिन आकाश और सुजैन ने नंदिनी की यादों को जिंदा रखने का फैसला किया। कुछ महीने बाद एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू हुआ, नंदिनी की डायरी, जहाँ युवा लड़कियां अपने सपने, कविताएं, कहानियां साझा करती। एक लाइब्रेरी थी, एक कमरा उसकी तरह सजाया गया था, किताबें, रंगीन चादर, एक खिड़की के पास कुर्सी। एक दीवार पर लिखा था, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही मुकम्मल होते हैं। आकाश और सुजैन अब उस फाउंडेशन के मेंटर थे। उनकी दोस्ती समय के साथ मजबूत हुई थी, शायद वही रिश्ता जिसकी नंदिनी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। केतकी और शेम अब एक खुशहाल दंपति थे। उनके घर की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, नंदिनी की मुस्कुराती हुई। राधा और हेमंत की जिंदगी भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। अधूरी बातों से पूरी समझ बनती जा रही थी। नंदिनी की डायरी का वही आखिरी पन्ना जो अब फाउंडेशन की दीवार पर फ्रेम किया गया था। अगर जिंदगी ने वक्त दिया तो एक बार फिर खुलकर हंसूंगी, और अगर ना दिया तो मेरी हंसी उन लोगों के साथ जिएगी जो मुझसे जुड़े हैं। तो दोस्तों, कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो हमारे भीतर रहती हैं। नंदिनी चली गई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी सांस ले रही है। नंदिनी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।